मित्रों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि स्त्री विमर्श पर आधारित आलोचना संग्रह फूल सी कोमल वज्र सी कठोर के अंतर्गत 10 आलेख रखे गए हैं। तो आज पहले आलेख से आरंभ करते हैं। फूल सी कोमल वज्र सी कठोर। स्त्री शब्द लावण्यमयी, कांतिमयी, स्मित रेख खींचती कोमलांगी कामिनी का सप्राण बिंब उपस्थित करता है। बाला शब्द रुंझुन पाजेब बजाती नन्ही मुन्नी का दृश्य उपस्थित करता। किशोरी शब्द लोक लज्जा को अपने भीतर उतारती, अपनी शारीरिक बनावट और बुनावट में हो रहे बदलाव से चौंकती, घबराती, शर्माती स्त्री के काया का चित्र खींचता है, जिसकी पंखुड़ी खुलने खिलने से पहले हवा के स्पर्श से भी थरथराती हो, अनजाने भय की कैद में अपने आप में सिमटी हुई। युवती शब्द मन में आकर्षण और उन्माद भरने के लिए पर्याप्त है। अब शुरू होता है बिंब चित्रण समाज द्वारा प्रदत्त संबोधनों का। बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी और माँ। प्रेमिका शब्द पुरुषों में उदात्त भाव का संचरण करता है, तब तक जब तक कि उसे भय है उसके छूट जाने का, या जब तक वह अलभ्य है। शेष संबंध लभ्य अर्थात सुगम हैं, जहाँ उनका आधिपत्य भाव पूरी प्रखरता के साथ प्रकट होता है। कुछ पारिवारिक व सामाजिक संबंधों को भी उभारें तो साली, मौसी, मामी, नानी, दादी, फूफी के रूप में भी वे नजर आ सकती हैं। प्रत्येक संबोधन पुरुषवाची संबोधन के साथ ही अपने अस्तित्व की पूर्णता लिए हुए है। यही है ब्राह्मण काल या उत्तर वैदिक काल से स्त्री की पहचान। पुरुष पर अवलंबित सप्राण देह जो भूल चुकी है कि सृष्टि ने पहले उसे बनाया और करोड़ों वर्षों बाद पुरुष अस्तित्व में आया। सहज प्रश्न उठता है कि करोड़ों वर्षों तक अकेले अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाली स्त्री अनायास अबला सिद्ध कर दी जाती है। फिर वर्षों उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वह अबला है। उसे घर से बाहर निकलते ही अजनबी पुरुषों से खतरा है। उसे किसी न किसी पुरुष के साये में होना चाहिए, चाहे वह 5 वर्ष का बालक ही क्यों ना हो। कैसी हास्यास्पद स्थिति बना रखी है समाज ने स्त्री की। खासकर मध्य वर्गीय स्त्रियां भले ही बाह्य आवरण उच्च वर्गीय महिलाओं सा चढ़ा लें, उनकी अंदर की स्थिति उतनी ही दयनीय होती है जितनी उनके घर में काम करने वाली बाई की। फर्क सिर्फ इतना है कि निम्न वर्गीय झगड़े सड़क पर होते हैं, मध्य वर्गीय घर के भीतर और उच्च वर्गीय मूक भाषा में। लेखिका कमल कुमार की कहानी पालतू इसी सच को बेबाक ढंग से उजागर करती है। गौर करें तो सबसे दयनीय स्थिति उच्च वर्गीय गृहिणियों की है, जिनके जीवन की विडंबना यही है कि उनके जीवन में प्रेम का सोता फूट ही नहीं पाता। सिक्कों की खनक सुनने का आदि पुरुष बेटी की तोतली बोली का ना लुत्फ उठा पाता है, ना वात्सल्य दे पाता है। किशोरी और युवती बहन व पत्नी उनके व्यापार को आगे बढ़ाने वाली ट्रम्प कार्ड होती हैं, जिसे वह अपने हिसाब से सामने रखता है, वह भी पूरी भद्रता के साथ, मूक समझौते और समझदारी के साथ। इस संदर्भ को निर्देशक इम्तियाज अली ने हाईवे मूवी में चंद पंक्तियों में उजागर कर दिया। प्रौढ़ अमीर स्त्रियां अपनी जवानी भोग सामग्री बनने, किटी पार्टी करने और बाद में पुरुष साथी ढूंढने में व्यतीत करती हैं। आकांक्षा पारे की कहानी 3 सहेलियां इस ओर इशारा करती हैं। हृदय के कोमल एहसास को सुन पाने की क्षमता कहाँ बच पाती है उनमें। पिता व पति के रुतबे की बलि चढ़ी ये स्त्रियां स्वेच्छा से धन तो लुटा सकती हैं, सुख साधन भी जुटा सकती हैं,
मगर ये नहीं कह सकती कि उन्हें कोई और पसंद है जिसके साथ वह बिना सुख साधन के अधिक खुश रह सकती हैं। वे सबसे अधिक गरीब होती हैं क्योंकि उन्हें खिलखिलाकर हंसने की भी आज़ादी नहीं होती। यह बड़े घरों की सभ्यता के विरुद्ध आचरण है। मध्य वर्ग भी इसी का अनुसरण करता है। मध्यवर्गीय स्त्रियां अनदेखी लकीर से दो भागों में बट जाती हैं, कामकाजी और गृहिणी। गृहिणी पत्नियां अन्य सामाजिक संबोधनों में जकड़ी अपना नाम भी भूल जाती हैं। गांव तो गांव, शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि इन गृहिणियों को अपना नाम सुनकर लज्जा आती है या अपना नाम बताने में वे ऐसे घबराती हैं जैसे कोई जघन्य अपराध कर रही हूँ। एक बात और, बढ़ती उम्र के साथ उनकी मानसिकता घर के पुरुष मुखिया की तरह हो जाती है और नई पीढ़ी को वह उसी सीखचे में कसना चाहती है जैसे वह कसी गई और छटपटाती रही। बदले समय ने व्यवहार का स्वरूप तो बदल दिया, किंतु उस मानसिकता की नींव गहरी कर दी। कामकाजी स्त्रियां अपने नाम के साथ अपना अस्तित्व बचाए रखने के जद्दोजहद में दोहरी पीड़ा झेलती हैं। यह पीड़ा शारीरिक से कहीं अधिक मानसिक होती है। परिवार यदि संयुक्त है तो बहू का काम पर जाना ससुराल वालों की उदारता मानी जाती है। अंदरूनी स्थिति यह होती है कि उस बहू को कभी बेटी की जगह मिल ही नहीं पाती। उसके हर व्यवहार पर नज़र रखी जाती है। स्त्री की यह स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे पिछड़े राज्यों में ही नहीं, दिल्ली और मुंबई में भी है। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य, किंतु भीतर उतना ही असामान्य। लेखिका कमल कुमार की कविता चेहरा मध्यवर्गीय कामकाजी स्त्री की पीड़ा का साकार बिंब प्रस्तुत करता है। इन स्त्रियों की त्रासदी यह है कि वह कार्यालय से तो रात के 10 बजे भी आने को स्वतंत्र हैं, किंतु अपनी इच्छा से किसी मित्र के साथ सुकून के 2 लम्हे बिताने को स्वतंत्र नहीं। घर और कार्यालय के बीच पेंडुलम बनी स्त्री घर लौटती है, मगर क्या वह वाकई घर लौटती है? मेट्रो हो या बस, उसके चेहरे की थकान तन से अधिक मन की होती है। आर्थिक स्वावलंबन और आज़ादी के प्रश्न पर जबरन आधी इंच मुस्कुराती हुई कहती है, बच्चों का मोह खींच लाता है। नवविवाहिता कहती है, महीने के अंत में जब सासू माँ के हाथ रुपये रखती हूँ तो वे सुकूनमंद रहती हैं, ज़्यादा रोक टोक नहीं करती। अब घर से बगावत तो नहीं कर सकती ना। मम्मी पापा ने कितना खर्च किया है मैरिज में, कितना कुछ साम्य है वर्ग के वैषम्य में। वहीं घर से बंधे रहने की व्यवस्था, अपने लिए थोड़ी सी सांस बचा लेने को आतुर मन, खुली हवा की तलाश हर आंख में। स्त्री के विभिन्न स्तरों और विभिन्न अवस्थाओं का मनोविश्लेषण करके ही महादेवी वर्मा कहती हैं, भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का इतिहास भी उससे विकृत से विकृततर होने की कहानी मात्र है। बीती हुई शताब्दियाँ उसके प्रासाद के लिए नींव की पत्थर नहीं बनी, वरन उसे ढहाने के लिए वज्रपात बनती रहीं। महादेवी वर्मा भी मानती हैं कि स्त्रियां कभी दासी, कभी देवी, कभी भोग्या तो कभी वस्तु बनाई गईं। साहित्यिक सांस्कृतिक उथल पुथल के मूल में जो मुद्दे रहे, उनमें स्त्री मुक्ति आंदोलन और उससे उपजे कई प्रश्न प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ में लिखती हैं कि समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से वंचित नहीं है, वरन संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था के बंधन में बंधी हुई है।
कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और स्वामित्व की शक्ति से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलंबी बना दिया है कि उसकी सहायता के बिना संसार पथ में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। मित्रों, स्त्रियों द्वारा स्वयं को अबला मानने या पुरुषों द्वारा उस पर आरोपित करने के प्रसंग में प्रागैतिहासिक युग से अब तक की स्त्रियों की स्थितियों और संबद्ध संस्कृतियों के बदलाव पर दृष्टिपात करना अपेक्षित हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रागैतिहासिक युग स्त्री की पुरुष से श्रेष्ठता और विवाह बंधन से मुक्ति का युग था। परिवार मातृसत्तात्मक था। आज भी कबीलाई समाज या आदिवासी समाज व पहाड़ पर वास करने वाली जनजातियों का समाज मातृसत्तात्मक व्यवस्था पर ही टिका है, यानी स्त्री के निर्णय लेने की क्षमता का सम्मान। आज भी देश के मूल निवासी अपनी आदिम संस्कृति की रक्षा करते हुए स्त्री के तन एवं मन के अनुरूप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। जो जनजातियां अंग्रेजों के शासनकाल में मैदान में आकर बस गईं, उनमें वे सभी गुण दोष परिलक्षित होते हैं जो हमारे तथाकथित सभ्य समाज की देन है। वैदिक युग में आर्यों की सभ्यता संस्कृति के प्रसार में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस युग की स्त्रियों की आत्मशक्ति का सम्मान करते हुए ही देवी की अवधारणा विकसित हुई। ऋग्वेद में सरस्वती को वाक् शक्ति कहा गया है, जो उस समय की नारी की वक्तृत्व कला एवं विद्वता की परिचायक है। लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में अर्थसत्ता की स्वामिनी भी। पुरुषों की तरह शिक्षा काल में गुरुपत्नी के संरक्षण में ब्रह्मचर्य पालन, जीवन संगी चुनने की स्वतंत्रता तथा ज्ञान के विस्तार हेतु स्वेच्छा से आजन्म कुमारी रहने की भी स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद काल में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के बावजूद बाल विवाह नहीं होते थे, ना ही विधवा के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध था। वेदों में लोपा, मुद्रा, रोमसा, घोषा, सूर्या, अपाला, विलोमी, सावित्री, यमी, विश्वम्भरा, देवयानी आदि नाम मिलते हैं, जिन्हें उनकी विद्वता के आधार पर ऋषिका तथा ब्रह्माणी कहा गया। उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण काल में स्त्रियों की उच्चतर अवस्था में कुछ ह्रास तो हुआ, किंतु उच्च जाति की शिक्षित स्त्रियों के लिए पुरुष के समान विद्यार्जन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। स्त्री धन का प्रायः अभाव था, पर धर्म एवं समाज के क्षेत्र में वे पूर्ण स्वतंत्र रहीं। उच्च स्तरीय चर्चाओं में उद्दालिका, आर्तभागा, विदग्धा, अश्वला, गार्गी, मैत्रेयी प्रभृत विदुषियों की सहभागिता से स्पष्ट है कि उनकी वर्तमान समय में कहीं बेहतर स्थिति थी। विदुषी गार्गी द्वारा राजा जनक की एक सभा में विख्यात ऋषि याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ हेतु चुनौती देना उन्हें महापंडिता सिद्ध करता है।